हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोगों का खोल का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा और क्लास 9th के मेंटल एबिलिटी में आपको काफ़ी क्वेश्चन आसान लगे होंगे। विद अगर आपने थोड़ा सा भी थ्योरी मैथ का पढ़ा है या प्रैक्टिस की है तो इट वाज वेरी इजी पार्ट। हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं 28 सितंबर को जो खोज हुआ था क्लास 9th मेंटल एबिलिटी का। अगर आपने, आपके दोस्त ने, किसी ने कोई खोज का एग्जाम मिस कर दिया है तो आप उसे अपीयर कर सकते हैं। आपके पास अभी दो अपॉर्चुनिटी और है, 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। इन दो एग्जाम में से, इन दो डेट में से आप कोई एक डेट सिलेक्ट कर से आप एग्जाम देने आ सकते हैं। करना ये होगा कि आपको IIT आश्रम के फ़ोन नंबर पे कॉल करना होगा और वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप कौन सी डेट को एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम खोज का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला सवाल था बच्चों, विच वॉज बेस्ड ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखिए क्वेश्चन जो था बहुत आसान था, बस समझाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बट क्वेश्चन बहुत इजीली मैनेजेबल था। बच्चों आपको दिया है 4 मेन ABCD एंड 4 वुमेन WXYZ सिटिंग अराउंड राउंड टेबल, सर्कल पे बैठे हुए हैं। नो 2 मेन और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, कोई भी 2 मेन या 2 वुमेन साथ में नहीं बैठी हैं, ऑल्टरनेट बैठे हैं। W इज टू द राइट ऑफ B, W जो है वो राइट में है B के। Y is facing X and is to the left of A. C is to the right of Z, who are 2 persons sitting adjacent to D. D के पड़ोस में कौन बैठा, ये सवाल है बच्चों। 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। 8 चेयर हैं, 8 पोजीशंस हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मैन बैठे हैं या वुमेन बैठी है, तो बाकी हुई 4 जो रेड प्लेस है वहां पे मैन या वुमेन अकॉर्डिंगली बैठेंगे। ठीक है, तो अब सवाल को शुरू करते हैं और सबसे पहले कंडीशन को देखते हैं कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन है। बच्चों कंडीशन नंबर 3 को देखिए, 3 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। Y के बारे में मिल रही है, X के बारे में मिल रही है और A के बारे में मिल रही है। 3 लोगों की पोजीशन फटाफट बन सकती है। Y इज फेसिंग X, Y जो है वो X को फेस कर रहा है, यानी अपोजिट तरफ है। Y इज फेसिंग X एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ A। कौन? Y इज फेसिंग X और वो लेफ्ट में है A के। A का लेफ्ट मतलब A यहां बैठा होगा बच्चों। A अगर अंदर की तरफ फेस करके बैठा, लेफ्ट उसका इस तरफ होगा, तो Y जो है वो A के लेफ्ट में है और वो X को फेस कर रहा है। उसके बाद आपको बोला हुआ है कि अच्छा एक और चीज, अब अगर मुझे X और Y यहां मिल गए हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां पे W होगा या फिर यहां पे Z होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इधर Z हो और यहां पे W हो। मुझे नहीं पता कौन सा केस है, इन दोनों में से कोई एक केस तो बनने वाला है, राइट। और यहां पे आपके पास A बैठा हुआ है। अब देख लेते हैं कौन सा केस बनता है। बोला है Y इज फेसिंग X एंड टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है, दोनों कंडीशन मैच करती है। फिर बोला C इज टू द राइट ऑफ Z, C जो है वो राइट में है Z के, ठीक है। और ऊपर वाली कंडीशन पड़ी है W इज टू द राइट ऑफ B, W इज टू द राइट ऑफ B। बच्चों इस केस को ध्यान से देखिए, अगर ये होता W जो है वो B के राइट में है, यहां पे तो A के राइट में आ रहा है, W जो है वो A के राइट में आ रहा है, मतलब ये वाला केस नहीं चलेगा, केस ये वाला ही होगा। W जो है वो B के राइट में है, मतलब B का राइट नीचे की तरफ होगा, बिकॉज ही इज फेसिंग इनसाइड, है ना, इस तरफ होगा B का राइट। तो अब आपको मालूम पड़ चुका है कि X, Y, W, Z, A आ चुका है, B आ चुका है। एक कंडीशन और है, C इज टू द राइट ऑफ Z, C जो है वो Z के राइट में, अगर Z यहां है, Z का फेस अंदर की तरफ है, उसका राइट इस तरफ होगा, C यहां पे हो गया, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, यहां पे बचा D। सवाल पूछा गया था कि D के पड़ोसी कौन कौन है। आप देख सकते हैं बच्चों, D के पड़ोसी W और Y हैं, यानी ऑप्शन नंबर A, W एंड Y, ऑप्शन नंबर A। सर्कल का बेसिक क्वेश्चन था, सर्कल पे आपको लोगों को अरेंज करना था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों यहां दिया है S क्रॉस T, क्रॉस का मतलब है S इज द फादर ऑफ T, मतलब जिसका नाम पहले लिखा है वो फादर है। S प्लस T का मतलब है S इज द मदर, जिसका नाम पहले लिखा है उसके बारे में बोला जा रहा है, S इज द मदर ऑफ T। फिर बोला है S माइनस T का मतलब है S जो है वो सिस्टर है, तो S इज सिस्टर ऑफ T, ठीक है। On the basis of this information, you have to select the option which show that A is the grandfather of T. ग्रैंडफादर का मतलब होता है 3 जनरेशन, है ना, 3 जनरेशन होगी, हम, हमारे फादर और उनके ऊपर उनके फादर, तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हमारे, तो 3 जनरेशन वाला केस बनना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसे बनेगा सवाल का जवाब। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से जाइए, 1 बाय 1 ऑप्शन को बनाइए और देखिए क्या आंसर बन सकता है। सबसे पहला ऑप्शन चेक करता हूं, A क्रॉस S क्रॉस B माइनस T। तो बच्चों A क्रॉस S का मतलब क्या होगा,
A इज द फादर ऑफ S। ठीक है, तो A जो है वो फादर है किसके? S के। तो जनरेशन में नीचे होगा। S क्रॉस B लिखा हुआ है, S क्रॉस B मतलब हो गया S जो है वो B के फादर है, S जो B के फादर है, जनरेशन में और नीचे आ गए। B माइनस T, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, B माइनस T का मतलब है B जो है वो सिस्टर है, यानी ये फीमेल है, ये एक फीमेल है और वो T की बहन है। हमें बोला था कौन सा ऑप्शन ये दिखाता है कि A जो है वो T के ग्रैंडफादर है। ध्यान से देखिए, T की बहन है B, B के पापा है S, मतलब वो T के भी पापा हुए, T के भी फादर है वो। इसका मतलब है S के फादर जो है वो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यस वो उनके ग्रैंडफादर है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच करता है, पहला ही आंसर आपका, पहला ही ऑप्शन आपका कंडीशन को मैच कर जाता है और बाकी नहीं करेगा। बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डाले जाते हैं, यूजुअली पहला या दूसरा, सो दैट कि जब आप ऑप्शन ट्राई करें आपको आंसर जल्दी मिल जाए। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल पे आते हैं। व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950? 1950 में कौन सा दिन था जब हमने इंडिया ने पहला रिपब्लिक डे मनाया था? बच्चों क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर पे बेस्ड है, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट जो है उसी को यूज करूंगा। बच्चों थोड़ा सा थ्योरी यहां पे बताता हूं मैं आपको। लीप ईयर जो होता है वो यूजुअली 4 का मल्टीपल होता है ना, जैसे 1996 इज अ लीप ईयर, 2004 इज अ लीप ईयर, 2024 इज अ लीप ईयर, जो 4 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर सेंचुरी आती है बच्चों, अगर सेंचुरी आती है, सेंचुरी को 400 का मल्टीपल बनना पड़ता है तब जाके लीप ईयर होता है। जैसे 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर, लेकिन 2000 वाज अ लीप ईयर, यस। 2100 विल नॉट बी अ लीप ईयर, 2200 सेंचुरी नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि सेंचुरी को 400 का मल्टीपल बनना पड़ता है। मतलब अगर कोई बच्चा 2096 इस साल अगर वो 29 फरवरी को पैदा हो गया, बच्चों अगर 29 फरवरी को पैदा हो गया तो बच्चों 2100 और 2104 8 साल के बाद 29 फरवरी आएगी, है ना। देखिए 8 साल बाद उसका बर्थडे आएगा, नॉट एग्जैक्टली बर्थडे, बर्थडे तो हम एक्चुअली 365 दिन के बाद मना लेते हैं। बढ़िया रखिएगा कि सेंचुरी ईयर जो होती है वो लीप तभी होती है जब वो 400 का मल्टीपल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी थ्योरी है। उसके बाद बच्चों एक होता है ऑड डे, उस कॉन्सेप्ट पे आता हूं मैं। ऑड डे का मतलब होता है जो हमारे वीक्स में सेट नहीं हुए, हफ्तों में सेट नहीं हुए। ये चीज आपको याद रखनी है कैलेंडर क्वेश्चन करने के लिए। 400 साल में हिसाब किताब 0 हो जाता है। ऑड डे मतलब क्या होता है? जो पूरे वीक में सेट नहीं हुए। एग्जांपल जैसे 10 दिन, 10 दिन में कितने ऑड डे आते हैं? डिवाइड बाय 7 कीजिए, 3 बच गया, 3 ऑड डे। 50 दिन, 50 दिन में कितने ऑड डे आएंगे? 50 को डिवाइड कीजिए 7 से, रिमाइंडर 1 आया, 1 ऑड डे। तो जब तुम 400 साल को डिवाइड करोगे, 400 साल में जितने दिन आएंगे, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर सब मिला के, बेटा वो 4 का वो 7 का मल्टीपल होता है, यानी 0 ऑड डे होता है, यानी 400 साल में हिसाब किताब कैलेंडर का 0 हो जाता है। ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल किसी 100 साल की बात करता हूं, सेंचुरी, एक सेंचुरी के अंदर बच्चों 5 ऑड डेज आते हैं। एक सेंचुरी के अंदर 5 ऑड डेज आते हैं, याद रखिएगा 5 ऑड डेज। ठीक है। तो बच्चों 400 साल में हिसाब किताब 0 हो गया, 1200 साल में हिसाब किताब 0 हो गया, 1600 साल में हिसाब किताब 0 हो गया, 800 में भी हो गया, इनफैक्ट 800 में भी 0 हो गया, और 1900 यानी यहां पे 300 साल है बच्चों। 100 साल में 5 ऑड डे, तो 300 साल में 15 ऑड डे। 15 को डिवाइड कीजिए 7 से तो 1 आता है। 1 मतलब आपको हमेशा रिमाइंडर निकालना है 7 से डिवाइड करने में। जब से कैलेंडर बना है, जब से कैलेंडर बना है, जब से कैलेंडर बना है 1900 साल तक 1 ऑड डे बच जाता है, 1 ऑड डे बन जाता है। ठीक है, ऑड डे पे बेस्ड है ये। उसके बाद 1950 जाना है तो 49 साल गुजर चुके हैं, इसको डिवाइड बाय 4 कीजिए, 12 आ जाएगा। इन 49 ईयर में बच्चों 12 लीप ईयर आएंगे और बचे हुए 37 जो आएंगे वो नॉर्मल ईयर आएंगे। 37 नॉर्मल ईयर और 12 लीप ईयर, यानी यहाँ पे हर लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे बचते हैं, क्योंकि 366 डेज होते हैं ना, तो जो आखिरी में 2 दिन बच जाते हैं वो हमारे लीप ऑड डे होते हैं। तो 12 लीप ईयर में 24 ऑड डे और 37 के अंदर 37 ऑड डेज। जब आप इनको डिवाइड बाय 7 करोगे तो बच्चों यहाँ पे 3 ऑड डे बच जाता है, और जब डिवाइड बाय 7 करोगे यहाँ पे 2 ऑड डे बच जाता है, मतलब यहाँ पे 5 ऑड डेज हो चुके हैं। ठीक है। तो बच्चों इन 49 ईयर्स में आपको 5 ऑड डे मिलते हैं। 1900 तक आपको 1 ऑड डे मिलता था, मतलब 1949 तक
आपको 6 ऑड डेज मिल चुके हैं। अब शुरुआत हुई 1950 की, हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है। 1950 की शुरुआत हुई और जनवरी के 26 दिन, 26 दिन को जब डिवाइड करोगे 7 से बच्चों, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 5, है ना। यानी आपके पास कुल मिला के देखा जाए जब 7 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब इस साल आपको एक्स्ट्रा 5 ऑड डेज मिल गए 26 तारीख तक। टोटल मिला के 11 ऑड डेज आ गए। जब डिवाइड करोगे आप इसको 7 से तो आपको मिलता है 4 ऑड डेज, 4 ऑड डे मिल जाते हैं। ठीक, तो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट कहता है 0 ऑड डे का मतलब होता है संडे, 1 ऑड डे का मतलब होता है मंडे, 2 ऑड डे का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 ऑड डे का मतलब होता है वेंसडे और 4 ऑड डे का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्सडे। दैट्स व्हाई 4 ऑड डे थे हमारे। 26 जनवरी 1950 तक अगर जाएंगे तो आपको थर्सडे मिलेगा। बच्चों कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑड डेज निकालने होते हैं। ऑड डेज क्या होता है? डिवाइड बाय 7 करना होता है, जो बच जाता है वो ऑड डे आता है। मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज अगर संडे है तो आज से 7 डेज के बाद क्या आएगा? संडे, बिकॉज 7 का मतलब 7 डे को डिवाइड करो 7 से कितना आता है? 1। क्वोशंट 1 हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कोई भी शिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई शिफ्टिंग नहीं, मतलब 7 दिन के बाद संडे आने वाला है। मैं बोला 50 दिन के बाद क्या आएगा? 50 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 1, 50 दिन के बाद एक शिफ्टिंग कर दो, मंडे आएगा। तो ऑड डेज आपको शिफ्टिंग देता है। कैलेंडर की थ्योरी पढ़नी पड़ती है तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत आए, बट क्वेश्चन अगर आप थ्योरी पढ़ी होती है आपने कैलेंडर की तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि 15 अगस्त 1947, वो अपना मोबाइल नहीं खोलने का और जो बुक के पीछे कैलेंडर छपा हुआ आता है वो नहीं खोलना। कैलकुलेशन करो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, आप चेक कीजिए, आप आपका आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर आएगा, हम देखते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन आसान है आपके पास। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6, 5:30 से 6 के बीच में घड़ी का एंगल 90 डिग्री कब होगा? देखिए बच्चों 5 से 6 की बात करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर 5 बज रहे होते हैं, बोले 5:30 के बाद कब होगा? अब ध्यान से देखिए 5:30 के बाद अगर बात करते हैं, 6 बजने वाले हैं, 6 बजे नहीं है, और आपको चाहिए 90 डिग्री का एंगल, है ना। अभी 6 बजे नहीं है, तो लेट्स से थोड़ा सा अगर मैं आपको अंदाज बताऊं कहाँ होगा ऐसा, तो देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों ये अगर 6 है, 6 बजा नहीं है अभी, 6 बजने वाले हैं, 90 चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये टाइम कौन सा होगा एग्जैक्ट? 40s में तो होगा, 40 मिनट तो होगा, लेकिन कितना होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2m, m मतलब मिनट्स, माइनस 30 इंटू एच मतलब आवर्स। इसका मॉड मतलब 2 बार सॉल्व करना, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, क्वेश्चन सॉल्व। डिजिटल घड़ी के अंदर मिनट की वैल्यू और आर की वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंगली यहां पे डालना होता है वैल्यू। चलिए मुझे थीटा कितना चाहिए? 90, डाल दीजिए 90 इज इक्वल टू मॉड के अंदर आ जाएगा 11/2। कितने मिनट पे ऐसा होगा पता नहीं, कितने मिनट पे होगा, मिनट ढूंढना है, माइनस 30 इंटू कितने बजे के बीच की बात कर रहा है? 5 से 6 के बीच में। डिजिटल घड़ी में जब 5 से 6 के बीच का टाइम होता है बेटा, आवर्स की वैल्यू 5 होती है, एच मतलब कितने आवर्स की बात कर रहे हो? 5। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ले लीजिए प्लस साइन, तो 11/2m माइनस आ जाएगा 150 यहां पे आएगा तो आ जाएगा 240 इंटू 2/11 इज इक्वल टू मिनट। तो मिनट की वैल्यू आ जाएगी 480 डिवाइड बाई 11, 11 4 ज़ा 44, 40 बच गया, 3 ज़ा 7/11, 43 7/11 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी। 5:43 अप्रोक्सीमेटली 44 होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछता है तो क्या बताऊंगा बच्चों? 5:43 7/11, इतने एग्जैक्ट टाइम पे एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अब अगर आप यहां पे माइनस लेके सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपको कौन सा टाइम मिलता? आपको ये वाला टाइम मिलता, क्योंकि बेटा 5 बजे के बाद 90 डिग्री 2 बार बनता है ना, कुछ 5:10 11 मिनट के आसपास होगा और एक बार यहां पे होगा, तो 2 टाइम निकालने होते हैं आपको। तो 2 टाइम कैसे निकलते हैं? जब आप यहां पे एक बार प्लस यूज करते हो, एक बार माइनस। अगर आप माइनस यूज करते हैं आपको ये वाला टाइम मिलता, आपने प्लस यूज किया आपको ये वाला टाइम मिला। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ये क्लॉक में काम आता है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, जिनको फॉर्मूला पता है तुरंत आंसर निकल जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा 22 बार। क्यों कोइंसाइड करता है, कितनी बार? बच्चों 12 बजे कोइंसाइड करता है,
यस। क्या 1:05 के आसपास भी कॉन्साइड करता है? यस। क्या 2:10 के आसपास भी कॉन्साइड करता है? यस। क्या घड़ी के अंदर 2 हैंड्स 3:15 बजे 3:15 के आसपास, नॉट एग्जैक्ट, लेकिन उसके आसपास भी कॉन्साइड करता है? बिल्कुल करता है। मतलब ये बोल सकता हूं हर घंटे कॉन्साइड तो करता है, हर घंटे कॉन्साइड तो करता है। ठीक है, अब कितनी बार करेगा ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए अगर मैं बात करूं कि 12 बजे कॉन्साइड करता है, यस, 12 बजे घड़ी के हैंड्स जो होते हैं वो कॉन्साइड करते हैं, 12 बजे घड़ी के हैंड कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो 1 बजे के आसपास भी करेगा, 1:05 पे बिल्कुल करेगा। यानी अगर देखा जाए हर घंटे एवरी आवर एक बार कॉन्साइड तो पक्का करता ही करता है, एक बार तो पक्का करता है। 9 बजे के बाद कब करता है कॉन्साइड? आप देखो अगर 9 बज चुकी है, 10 बजने वाले अभी 10 बजे नहीं है, 10 बजने वाले 10 बजे नहीं है, 9:50 के आसपास, 9:50 के आसपास, नॉट एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम जो है वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिलहाल बोल सकता हूं कि हाँ ठीक है, शायद 9:50 के आसपास, थोड़ा सा पहले उसके, अभी 10 बजी नहीं है, थोड़ा सा अगर मैं और प्रिसाइज बनाऊं आपके लिए तो आपको पता है कि थोड़ा सा ये जो टाइम होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए ये अगर 9 है और ये 10 है, थोड़ा यहाँ पे कहीं पे होगा, ये बड़ा है यहाँ पे होगा, छोटा है यहाँ पे होगा, तो कोइंसाइड तो करता है। लेकिन बच्चों 11 बजे के बाद कोइंसाइड नहीं करता, वो 12 बजे ही करता है। सुनिए बहुत ध्यान से, हर घंटे कोइंसाइड करेगा, हर घंटे कोइंसाइड करेगा, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, एक बार। कब? 12 बजे, 12 o'clock। सुनिए बहुत ध्यान से, 11 से 1 2 घंटे होते हैं, इसमें एक बार ही कोइंसाइड करेगा। क्यों? 11 बजे के बाद कोइंसाइड करेगा, 11:30 नहीं हुआ, 12 बजे करेगा, राइट। उसके बाद 12 बजे के बाद 1:05 पे करेगा, तो 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं करता है, 11 से 12 के बीच में कोइंसाइड नहीं करता है, वो एग्जैक्ट 12 बजे ही करता है। मतलब 24 घंटे में, या चलो 12 घंटे की बात करते हैं, 12 घंटे की बात करता हूं, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होगा बच्चों? 11 बार, 11 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 टाइम होगा, एक ही बार होगा, 1 टाइम फ्रॉम, एक बार होगा फ्रॉम 11 से 1 के बीच में। इन 2 घंटे के अंदर एक बार कॉन्साइड करेगा, दैट्स इट। यानी 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बच्चों? 22 बार। वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जब हम क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को लिखवा दिया जाता है। तो अगेन आपके लिए सवाल है, कमेंट कीजिए कि बताइए दिन भर के अंदर 180 डिग्री अपोजिट कितनी बार बनता है, कितनी बार हैंड्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन बहुत आसान थे, इसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन द सीरीज व्हाट विल बी द 10th टर्म? बच्चों पहला नंबर 7 दिया है, उसके बाद आपको 14 दिया है, उसके बाद आपको 28 दिया है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? डबल हो गया इसका, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, अगली बार फिर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो आप देखिए बच्चों, पहले 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है, फिर 56 है एंड सो ऑन। देखिए पहले में आ रहा है 7 इंटू 1 यानी 2 की पावर 0, फिर आ रहा है 7 इंटू 2, फिर आ रहा है 7 इंटू 2 स्क्वायर, फिर आ रहा है 7 इंटू 2 का क्यूब, है ना। देखो, देख पा रहे हो इस चीज को? बार बार 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे एक बार मल्टीप्लाई किया, देखो सेकेंड टर्म में एक बार किया, थर्ड टर्म में 2 बार किया, चौथी टर्म में तीसरी बार किया। तो बताइए 10वीं टर्म में कितनी बार करोगे? कितनी बार कितनी बार कितनी बार? 9 बार। बिल्कुल सही बात है। यानी मेरा आंसर होगा 7 इंटू 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 होता है बच्चों 512, ये हो जाएगा आखिरी में 84, और 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। कोई ऑप्शन है 3584? 3584, यस, ऑप्शन नंबर सी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। इन अ सर्टन कोड 15789 को लिखा गया XTZAL एंड 234 को लिखा गया NPSU। हाउ इज 23549 रिटन एज? ओके, देख लीजिए ध्यान से, 15789, 2346, 23459, इन्हीं में से निकाला हुआ है। ठीक है, तो 15789 का मतलब है XTZAL। कोई ऑर्डर नहीं है, 7 Z के लिए ले रहे हो, 8 के लिए 8 ले रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली आपको बस कोडिंग दी हुई है डायरेक्टली।
बोला है 2 3 4 6 का मतलब है NPSU। बोला बताइए तो 2 3 5 4 9 का कोड क्या बनेगा बच्चों? 2 के लिए क्या है N, 3 के लिए क्या है P, NP ऑप्शन है, हाँ NP, ये नहीं है NP, ये भी NP नहीं है, इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद 5 के लिए कौन है बेटा? 5 T है। और फिर 4 के लिए कौन है बेटा? 4 के लिए S है, NPTS, यस ऑप्शन नंबर C। और 9 के लिए कौन है बेटा? L, NPTSL ऑप्शन नंबर C। बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन। फाइंड द मिसिंग नंबर। बच्चों ये एक सवाल है जो शायद आपको वहां पे टाइम कंज्यूम करवा दिया होगा और शायद आप इसमें फंस गए होंगे क्योंकि आपको लॉजिक शायद मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। बिकॉज देखो बच्चों मेंटलिटी में क्या होता है ना, क्लिक करना होता है तो फट से क्लिक कर देता है, 30 सेकेंड 1 मिनट, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आपको स्किप करना चाहिए बिकॉज आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या था ध्यान से देखिए, कुछ मत करो, सबको ऐड कर दो, 25 और 11 कितना हो गया? 36 57 और 7 को ऐड करो कितना हो गया? ये हो गया 64, इनको ऐड करो कितना हो गया? 100 और 20 में क्या कनेक्शन है देखते हैं अभी, इनको ऐड करो, 6 और 8 हो गया 14, है ना। ये मान लो ये 10 हो गया, 18 हो गया, 18 और 7 कितना हो गया बच्चा? 25 हो गया, यानी ये 25 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ये, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, ये 25 हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे 100 आया, फिर 25 आया, यहाँ पे कितना आ रहा है? ऐड करते हैं, 21 और 11 कितना हो गया बच्चों? 32, फिर कितना आ गया? फिर 19 और 10 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 32। बच्चों ये कितना आ गया? 64 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये? 10 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। आप देख लीजिए बच्चों बीच में डबल लिखा है इसका, 10 का डबल 20 क्योंकि 10 का स्क्वायर आ रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है इसलिए 5 का डबल लग दिया 10, यहाँ पे 64 8 का स्क्वायर आ रहा है यानी यहाँ पे 16 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समीशन करने के बाद वो नंबर अगर n स्क्वायर है तो बीच में सर्कल के अंदर आपने 2n लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं। अब तो एकदम जैकपॉट जिनको ये रीडिंग करनी आती है बच्चों उनके लिए बहुत ही आसान सवाल था। जैकपॉट बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को, टुवर्ड्स द एंड 9-10 क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे आपके लिए। आपको बस ये बोला हुआ है कि कुछ बच्चे टेनिस खेलते हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। पहला सवाल, विच लेटर रिप्रेजेंट पर्सन हु प्ले ऑल 3 गेम्स? सी। बच्चों जो सब में आता है ना, ये जो देखो ये टेनिस जो है, ये बैडमिंटन है, उसके बाद ये वॉलीबॉल है, राइट। तो आपको बोला है कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो सब कुछ खेलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपका सी। बच्चों ये टेनिस के अंदर भी आ रहा है, उसके बाद ये बैडमिंटन में भी आ रहा है और ये वॉलीबॉल में भी आ रहा है, राइट। समझ पा रहे हो आई गेस, ठीक है। इसका क्या प्रॉब्लम है सर? ये कहां आ रहा है टेनिस में? टेनिस के सर्कल में आ ही नहीं रहा, ये तो टेनिस के सर्कल में नहीं आ रहा है, ये ऐसा सी है जो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है, दैट्स व्हाई सी मतलब ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहां पे एक और गड़बड़ होती है, एग्जाम के प्रेशर में मेरा आंसर क्या है? सी। ऐसा ना हो तुम सी मार्क कर दो, है ना, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन तो बी है। मेरा आंसर क्या आया? सी। एग्जाम प्रेशर में कुछ बच्चे सी आने के बाद ऑप्शन सी मार्क कर देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल। विच लेटर रिप्रेजेंट द पर्सन हु प्ले टेनिस एंड वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन? टेनिस खेले, वॉलीबॉल खेले बट बैडमिंटन ना खेले। बच्चों देखो टेनिस ये रहा और वॉलीबॉल ये रहा, दोनों खेलना है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलना है, तो टेनिस एंड वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन, यानी ये बी ऐसा नंबर है बच्चों जो टेनिस में भी आ रहा है और वॉलीबॉल में भी आ रहा है, बैडमिंटन में नहीं आ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों बी मेरा आंसर होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो टेनिस भी खेलता है एंड वॉलीबॉल भी खेलता है बट बैडमिंटन नहीं खेलता है? तो आप पीछे आ जाइए वापस, क्या आंसर होगा? टेनिस में होना चाहिए, वॉलीबॉल में होना चाहिए और बैडमिंटन में नहीं होना चाहिए, यही बोला है मुझे, देख लीजिए ध्यान से। यस, टेनिस में होना चाहिए, वॉलीबॉल में होना चाहिए, टेनिस में होना चाहिए, वॉलीबॉल में होना चाहिए, बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चौथा ऑप्शन बी नहीं, वैल्यू बी। और एक और सवाल था इसके ऊपर बेस्ड, विच लेटर रिप्रेजेंट सेट ऑफ पर्सन हु प्ले टेनिस तो खेले बट नाइदर बैडमिंटन ना तो वॉलीबॉल, सिर्फ टेनिस खेले, सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेले, सॉरी सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेले। इसको इरेज करते हैं बच्चों सारा पार्ट को, सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना है,
ना तो बैडमिंटन खेले ना वॉलीबॉल खेले। बच्चों देखिए टेनिस ये पूरा ये रहा, ये क्या है, ये वॉलीबॉल भी खेलता है, हटा दो। ये क्या है, तीनों खेलते हैं। ये कौन सा है, ये बैडमिंटन खेलता है। सिर्फ टेनिस वाले कितने होंगे बच्चों, आंसर होगा ए। तो मेरा ऑप्शन ए मैच करेगा इस बार। ठीक, तो ये 3 सवाल बच्चों जैकपॉट थे, आपके लिए बहुत आसान सवाल थे। आगे चलते हैं। ओके, हु प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल। आई थिंक ये वाला सवाल था क्या मेरा, 2 बार छप गया क्या ये, नहीं, वेट अ मिनट। ओके, इस बार थोड़ा चेंज है, यहाँ पे नंबर अलग कर दिया। हु प्ले टेनिस बट नॉट नीदर बैडमिंटन और वॉलीबॉल हो गया। अब इसमें एक सवाल और पूछ लिया, जो टेनिस खेले एंड बैडमिंटन खेले, दोनों खेले, टेनिस भी खेलना है, ओके, बैडमिंटन भी खेलना है, ठीक है, बट वॉलीबॉल नहीं खेलना है। मतलब 2 ही चीजें खेलनी, कौन कौन सी, टेनिस खेलो एंड बैडमिंटन खेलो। टेनिस एंड बैडमिंटन, पीछे आ जाओ, इसको रिमूव करते हैं पूरा पार्ट। टेनिस खेले और बैडमिंटन खेले, टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलना है, ये वाला पार्ट, लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलना है, हटा दीजिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज अ वैल्यू। तो डी वैल्यू कहां पे है मेरे पास, डी वैल्यू है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, देख लीजिए यहां से, टेनिस एंड बैडमिंटन बट वॉलीबॉल नहीं खेलना है, टेनिस एंड बैडमिंटन बट वॉलीबॉल नहीं खेलना है। सो ओके, टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल, ये वो नंबर है जो टेनिस में भी आता है, बैडमिंटन में भी आता है, लेकिन वॉलीबॉल में नहीं आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला सवाल, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, डायरेक्शन साइंस, डायरेक्शन सेंस पे आ गया। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो आपको पता है ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। उसके बाद बोला है कि ये डायरेक्शन और होती है, ये नॉर्थ वेस्ट। एक आदमी है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन करके खड़ा है, यानी ये वाला, अभी वो यहां पर है, पोजीशन नंबर 1, S1 लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं P1, ये लिख देते हैं अपन पोजीशन नंबर 1, अभी यहां पे फेस करके खड़ता है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। घड़ी क्या चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो यहां पे आ गया, पोजीशन नंबर 2, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। आपको पता है 45 डिग्री एंगल होता है, ये भी 45 डिग्री का एंगल होता है, पूरा एंगल 90 होता है, उनके बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पे ये होता है। 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90, यानी अब फिलहाल वो नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। फिर बोला हुआ है एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा 135, 45 और 90 और, क्योंकि 135 का मतलब क्या होता है बच्चों, 135 का मतलब होता है 45 प्लस 90, तो एंटी क्लॉक मतलब घड़ी से उल्टा। तो ये यहां पे पोजीशन थी 45 डिग्री और 90, डायरेक्शन कौन सी हो गई, वेस्ट, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे बी। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, नॉर्थ ईस्ट आ गया, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 मतलब 45 प्लस 90, आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, लेट्स मूव ऑन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ते से आपका आंसर आ जाएगा। डर्थ इज टू स्कैरसिटी देन सब्स्टिट्यूट इज टू, ये सिनोनिम्स है ना, सेम वर्ड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रिप्लेस करना, है ना। डर्थ, स्कैरसिटी, अकाल पड़ना, कमी हो जाना किसी चीज की, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना। बिकॉज रूमर तो नहीं है, एज्यूम, डिस्ट्रॉय, ये तो बिल्कुल अलग वर्ड हो गए। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक क्रिकेट याद कर लो, एक प्लेयर जाता है एक प्लेयर आता है, तो रिप्लेस करना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, अब मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए, पता करना है कौन सा नंबर डिफरेंट है। 32 15, ओके, 86 42, 56 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक इवन ऑड वाला कंसेप्ट भी नहीं दिख रहा है, ओके, क्योंकि सभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग लिखे हुए हैं। कौन सा ऑड वन है, अच्छा ध्यान से देखिए, 15 का डबल 30, उससे 2 ज्यादा, 26 का डबल 52, उससे 4 ज्यादा है। इधर 42 का डबल कितना होता है, 84, वहां से 2 ज्यादा है, ठीक है, और 36 का डबल 72 से 2 ज्यादा है। ओके, तो अगर ये ए और बी है बच्चों, अगर ये x है तो ये नंबर 2x डबल करके 2 ज्यादा है ना, डबल करके 2 ज्यादा है। देखिए डबल कितना हुआ, 84 प्लस 2 86, डबल कितना हुआ 72 प्लस 2 74, डबल कितना हुआ 30 प्लस 2, ये वाला आंसर मैच नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर गलत है, सी इज दी ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक बच्चों, आई बिलीव कि आपको मेंटल एबिलिटी इजी लगा होगा, एक्सेप्ट कैलेंडर, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है
उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो आपसे नहीं बन सकता, सभी क्वेश्चन मैनेजेबल थे। ठीक, तो ऑल अबाउट फॉर दिस मेंटल एबिलिटी सेक्शन। आगे देखते हैं, आगे दूसरे सेक्शंस को कंटिन्यू कीजिए और देखिए आपका स्कोर क्या बन रहा है। थैंक यू।